राधे राधे आप सभी को। एक बहुत ही खूबसूरत बालक का एक बहुत ही खूबसूरत डाउट आया था कि भैया एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। तो मैंने सोचा कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से और बहुत बेसिक लेवल से हम अगर कवर करते हैं तो उस बच्चे का डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। जनरली कंफ्यूजन क्या होती है ना बच्चा, कि इन तीनों टर्म्स को जब पढ़ाया जाता है कोचिंग में या किसी भी शिक्षक के द्वारा तो इसकी मैथमेटिक्स बता दी जाती है। और मैथमेटिक्स के साथ नुकसान यह होता है कि जैसे ही बच्चे के सामने मैथ रख दिया जाता है फिजिकल कॉन्सेप्ट का, तो बच्चा उसे एज ए फैक्ट स्वीकार कर लेता है और उसकी फिजिक्स जान ही नहीं पाता। एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आज हम इसकी फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ना कि इसकी मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है किसको होने वाली है? जिन्हें ये लगता है कि उन्हें ये तीन टर्म्स के कॉन्सेप्ट पता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्हें इन तीन टर्म्स के मैथमेटिक्स पता है। और मैथमेटिक्स इज नॉट फिजिक्स ना। और जैसे ही आप फिजिक्स की जगह पे मैथमेटिक्स पढ़ते हो, यानी कि एज ए फैक्ट किसी फिजिकल कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लेते हो, तो आईआईटी जेईई को एक मौका मिल जाता है वैसे बच्चे को लपेट लेने का कि भैया इसको एज ए फैक्ट पता है तो चलो इसके साथ कुछ खेला जाए। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे और इस कॉन्सेप्ट को समझते ही तुम किसी को समझाने के लायक बन जाओगे। शुरू करें। जैसा कि मेरा मानना होता है कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप 6 क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकते, वो आप खुद नहीं समझे हो, या आइंस्टीन ने कही थी ना। और इसी विश्वास के साथ मैं तुम्हारे सामने हर लेक्चर को लेकर के आता हूं। तो इसको भी बिल्कुल जीरो से उठाएंगे कि तुम्हारे गांव में जो धर्मेंद्र चाचा बैठे हुए हैं, जो खेत में काम करते हैं, जिन्हें कुछ फिजिक्स के बारे में नहीं पता, वो भी समझ सके। ऐसे जीरो लेवल पे, माइनस लेवल पे जाकर के हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे तुम्हें लगेगा कि आई एम सेटिस्फाइड। वो जो बहुत ज्यादा प्यास के बाद जो एक ग्लास पानी का पीते हो ना, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो ये लेक्चर करके तुम्हें मिलने वाली है। ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है नहीं। टफ ये तब हो जाता है जब इसकी मैथमेटिक्स डायरेक्ट हम रखते हैं। तो तीनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी कंफ्यूजन कहां कहां जनरेट होती है कि भैया जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का नाम हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तो डाइजेस्ट कर लेता हूं मैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन उसी चैप्टर में भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम आता है, जो कि एक लीनियर क्वांटिटी है। तो सर्कुलर में कैसे आ गई? इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं सर्कुलर में? फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी एक लीनियर क्वांटिटी है, तो सर्कुलर में हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? थंबा। सारी चीजों को समझाऊंगा एकदम जीरो से, वो खेत में काम करने वाले चाचा को समझने लायक। ठीक है, चलो इतिहास में चलते हैं। शुरू करें। कॉपी वॉपी छोड़ देना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फील जनरेट हो जाओगी, तुम किसी और को भी समझा दोगे, तो कॉपी की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है। शुरुआत से शुरू करते हैं भैया। ये जो तीनों चीजें हैं, ये डायरेक्ट तो पैदा नहीं हो गई होंगी। वैज्ञानिकों ने, जिज्ञासु मनुष्यों ने शुरुआत से सोचने की कोशिश की होगी। ये सारी चीजें आती हैं मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स यानी चलने का विज्ञान। कोई भी चीज चल रही है उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो चलो उस इंसान की तरह सोचते हैं जिसने सबसे पहले किसी चीज को चलता हुआ देखा होगा और उसके बारे में सोचा होगा। ठीक है, वहीं से हम फिजिक्स को जब डेवलप करते जाएंगे और उस फिजिक्स के बीच में आ जाएगी ये कॉन्सेप्ट और आपके सारे लिंक्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो भैया एक इंसान था बहुत पहले का, उसने किसी चीज को चलता हुआ देखा। मान लो कि एक व्यक्ति है, एक यहां पे व्यक्ति है। ये व्यक्ति आगे चल रहा है और ये व्यक्ति इसको नोटिस कर रहा है। ठीक है, ये चल करके ए दूरी से भैया बी दूरी पे पहुंच गया। ये यहां से यहां पहुंच गया। इसने ऑब्जर्व करा, ये था साइंटिस्ट आज के टर्म में। अब जब ये यहां से यहां चला तो इसने ऑब्जर्व किया कि भैया ये तो सीधी रेखा में चल रहा है। हाँ भैया, सीधी रेखा में चल रहा है। तो इसने इस तरह के मोशन को अंग्रेजी भाषा में नाम दिया लीनियर मोशन। और इसमें एक खास बात गौर करना। ठीक है, इस लीनियर मोशन को हम एनालाइज करते हैं क्योंकि इसी के बेस पे ये तीनों कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। भैया जब ए बी तक गया तो मान लो इसने एक्स दूरी तय की। ठीक है भैया, तो एक बात बताना मुझे कि इस व्यक्ति के सिर ने कितनी दूरी तय की? सिंपल सी बात है भैया, इंसान ने जब एक्स दूरी तय की तो सिर ने भी एक्स दूरी ही तय की। अच्छा बताओ, इसके पैर ने कितनी दूरी तय की? भैया जब पूरा इंसान एक्स दूरी चल रहा है तो पैर ने भी एक्स दूरी ही तय की होगी। बढ़िया। अच्छा बताओ, इसके सीने ने, छाती ने कितनी दूरी तय की? भैया जब पूरा इंसान चल रहा है एक्स दूरी, तो सीने ने भी एक्स दूरी ही तय की। अरे वाह, तुम इतनी छोटी बात पकड़ गए। हाँ, तो इस वैज्ञानिक ने इसी बात को पकड़ लिया कि भैया अगर कोई चीज सीधी रेखा में चल रहा है तो बॉडी मान लो एक्स दूरी तय करता है, तो उसका अंग अंग, हर एक कण एक्स दूरी तय करता है। यानी कि सीधी रेखा में चलने पे उसका जो एक्स है वो फिक्स होगा, यानी कि
डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा। तो ये बड़ी छोटी सी बात तुम्हें लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी सोच है। डिस्प्लेसमेंट सेम आ गया, तो भैया अगर हम इसके एक सर की एनालिसिस कर ले तो हम पूरी की पूरी बॉडी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ये सोच आ गई कि हमने कहा कि सर एक्स दूरी चला तो पैर भी एक्स दूरी चला होगा, सीना भी एक्स दूरी चला होगा, हाथ भी एक्स दूरी चला होगा, सभी चीजें एक्स दूरी चली होंगी। बहुत खूबसूरत। तो अब इस बेसिस पे कि डिस्प्लेसमेंट पूरी की पूरी बॉडी में हर एक पॉइंट का सेम होगा, इस पे लीनियर मैकेनिक्स डेवलप हुई। इसी एक बिंदु पे लीनियर मैकेनिक्स डेवलप हुई। फिर डिस्प्लेसमेंट जब डेवलप हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कैसे समय के साथ बदलता है उसके आधार पर इन्होंने बनाया वेलोसिटी। अब इसके सर की जो वेलोसिटी होगी वही पैर की वेलोसिटी होगी, वही सीने की वेलोसिटी होगी, वही सारी चीजों की वेलोसिटी होगी। तो इसके पूरे बॉडी की वेलोसिटी सेम हुई। वेलोसिटी जिस तरीके से बदलती है टाइम के साथ, उसको हमने एक्सप्लेन किया एक्सेलरेशन के नाम से। और इसके सर का जो एक्सेलरेशन होगा वही सीने का एक्सेलरेशन होगा, वही पैर का एक्सेलरेशन होगा। आइडियल केस में नहीं जाना कि पैर आगे पीछे करके चल रहे हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि तुम इसे इमेजिन कर रहे हो कि भूत की तरह स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन जो था वो सेम आया। इतनी क्लियर लीनियर के बारे में। लेकिन मेन बिंदु भूलना मत कि लीनियर मोशन पूरा का पूरा डेवलप किस फैक्ट पे हुआ कि भैया ये कितना भी चले इसके कण कण का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम आ रहा है, ठीक है, समझे। तो बच्चा जब कण कण का डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है तो हम पूरी बॉडी को ना पढ़ करके इसके किसी भी एक बिंदु को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उस पूरी की पूरी बॉडी के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना था, पूरी बॉडी का वेलोसिटी कितना था और पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था। और इसी तथ्य का इस्तेमाल करके जब हम धीरे धीरे चलते चलते एक बहुत खूबसूरत चैप्टर NLM में पहुंचते हैं, तो यहां पे जब भी हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, मान लो कार की, जो कि v वेलोसिटी से लीनियर मोशन तय कर रहा है, तो हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम में एक डॉट से दर्शा देते हैं और इस तरफ v वेलोसिटी दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस कार के किसी भी एक पॉइंट को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसकी जो एनालिसिस से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट पूरे के पूरे कार पे लागू हो जाएंगे। ये हो गए लीनियर मोशन की कहानी। और मैकेनिक्स बहुत खूबसूरती के साथ आगे डेवलप हो रहा था। दिक्कत तब आई जब भैया किसी एक सोचने वाले इंसान ने अलग तरीके से चलने की प्रक्रिया सोच ली, और उसमें क्या हो रहा था कि डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का सेम नहीं आ रहा था। देखिए वो कौन सा तरीका था। वो सिंपल ये तरीका था कि इस मार्कर को हम जब लीनियर मोशन में पढ़ रहे थे तो इसे सीधी रेखा में चला रहे थे, किसी एक खुराफाती दिमाग ने काम किया कि इस पॉइंट को पकड़ा और इधर से इसको मूव करा दिया। तो अब क्या हुआ जरा गौर से देखना। भैया ये पेन था, ठीक है, इसने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया बच्चा और इधर से लगा दिया एक फोर्स, तो ये पेन जो है वो घूम करके ऐसे आ गई। अब ये पॉइंट को ए मान लेते हैं और ए पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पहले यहां था और बी पॉइंट पहले यहां था, तो ए यहां से चल करके यहां पहुंच गया और बी यहां से चल करके यहां पहुंच गया। अब मुझे बताना, क्या ए के द्वारा तय किया गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और बी के द्वारा तय किया गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं, बी के द्वारा तय किया गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट भैया बड़ा है और ए के द्वारा तय किया गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोटा है। अब सारी की सारी मैकेनिक्स फेल होने के कगार पे आ गई कि भैया जब हमने पूरी की पूरी मैकेनिक्स को इस बेस पे डेवलप किया है कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है और उसी के आधार पे हमने बताया कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, इसमें तो ये वाली हम फंडा लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया इसमें हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो हर पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो अलग अलग आएगी। अब दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक थे उनका दिमाग चकरा गया कि भैया हमने इतनी खूबसूरत मैकेनिक्स अब तक डेवलप कर दी और एक नया खुराफाती बंदा आता है, नए तरीके से चलने को ढूंढ डालता है और उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का सेम नहीं है, तो जितने भी फंडे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो तो इसमें लगेंगे ही नहीं। अब दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई कि भैया हम जब सीधी रेखा में चलेंगे तो ये मैकेनिक्स लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से चल रहे हैं तो ये वाली मैकेनिक्स लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें, इसको छोड़ दें, हम केमिस्ट्री बन जाए कि भैया इसको लिख देते हैं एक्सेप्शन। फिजिक्स ऐसे बेवकूफाना हरकतों पे काम नहीं करती, हम सही में चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं समझ गया तुम कि प्रॉब्लम क्या आई, अब इसके सॉल्यूशन को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट को फिक्स बना करके हमने पूरी मैकेनिक्स डेवलप की है, तो इसमें तो हम डिस्प्लेसमेंट को फिक्स रख नहीं पा रहे हैं हर पॉइंट के लिए, तो क्या करें इसका। तुम बताओ क्या करते तुम होते तो, सोचो जरा। दो तरीके होते हैं जब कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो दो तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। पहला तरीका कि सीधी रेखा में चलने वाली मैकेनिक्स को हम अलग पढ़ लें,
और एक जो इस तरीके के चलने वाली मैकेनिक्स है, इसके लिए पूरी की पूरी अलग ब्रांच डेवलप कर दें, पूरा अलग ही एकदम फिजिक्स डेवलप कर दें कि हम बच्चों से कह दें कि भैया जब सीधी रेखा में चलेगी तो इस तरीके की मैकेनिक्स लगाओगे, और जब इस तरीके से चीजें चलेंगी तो तुम इस तरीके की मैकेनिक्स लगाओगे। यानी कि इसको हम कह दें मैकेनिक्स 1 और इसको हम कह दें मैकेनिक्स 2। एक तरीका यह होता है कि पूरी की पूरी नई ब्रांच ही शुरू कर दे, शुरू से पढ़ करके। दूसरा तरीका होता है बालक कि हमने जो पुराना पढ़ रखा है इसी में कुछ कुछ बदलाव करके जो नई प्रॉब्लम आ रही है, नई बाधा आई है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, इसी का इस्तेमाल करके नई जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। और दूसरा तरीका हमेशा फिजिक्स के द्वारा अपनाया गया है कि पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके ही हम नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्लियर? जैसे लीनियर मोशन को डेवलप किया डिस्प्लेसमेंट को बेस बना के, वैसे ही इस तरीके के मोशन में अब कुछ ऐसे बेस को ढूंढने की खुराफात चल पड़ी कि भैया इस तरीके से चलने में भी कुछ तो कांस्टेंट रहता होगा ना हर पार्टिकल के लिए, वो अगर हमें मिल जाए तो हम उसको बेस बना करके पूरी की पूरी इसकी मैकेनिक्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसमें जो भी कांस्टेंट हमें मिलेगा हर पार्टिकल के लिए उसका हम नाम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट, और वो चल पड़ेगी हमारी गाड़ी। तो अब सारे वैज्ञानिकों में, सारे खुराफाती लोगों में होड़ लग गई, कुछ 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 ढूंढा गया, सब फेल हो गया। हर पार्टिकल के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो सेम हो रही थी। अंत में जाकर के एक चीज मिला, और उसके साथ इस तरीके की मैकेनिक्स को डेवलप करने की सारी जो पाबंदियां थी वो हट गई। वो कांस्टेंट क्या था जरा ध्यान से देखना। ये वाला जो लाइन है इसको हमने नाम दिया L1 और इस लाइन को नाम दिया L2। जो डिस्प्लेसमेंट की गई B के द्वारा और जो डिस्प्लेसमेंट किया गया A के द्वारा, उनका नाम दिया हमने L1 और L2। इस पॉइंट से, जिसको हमने सेंटर कह दिया, वहां से A तक की दूरी को नाम दे देते हैं हम R2, और यहां से इस पॉइंट जो B है इसका नाम दे देते हैं R1। अब हर पॉइंट जो इस तरीके की मोशन कर रही थी वो एक चीज कांस्टेंट रख रही थी, और वो एक चीज क्या थी? वो थी एक खास तरीके की रेशियो। वो रेशियो क्या था? हर पॉइंट के लिए बच्चा L1 अपॉन R1, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया उसका रेशियो R1 यानी रेडियस के साथ जब हमने लिया तो वो कांस्टेंट आ रहा था, यानी कि A के लिए भी L2 अपॉन R2 कांस्टेंट था। ये रेशियो हर पॉइंट के लिए सेम आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, और वो जो कांस्टेंट की हमने लड़ाई लड़ी वो हमें फाइनली मिल चुकी थी। और इस कांस्टेंट का नाम अलग अलग भाषा में डेवलप होती तो मैं तो भैया चिंटू देता, लेकिन किसी और ने इस कांस्टेंट को ढूंढ लिया तो उन्होंने इसका नाम दिया एंगल, और इसको रिप्रेजेंट किया थीटा लेटर से, और इसको हमने कहा एंगल। तो अब समझ में आया कि एंगल क्या होता है, किस प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमने एंगल को निकाला है। प्रॉब्लम यह थी, इसमें एक चीज कांस्टेंट मिली थी, इसमें वो कांस्टेंट काम नहीं कर रहा था, तो इसमें हमें एक नई कांस्टेंट की जरूरत थी जो हर पार्टिकल के लिए सेम हो। क्यों कांस्टेंट की जरूरत थी? क्योंकि हम पुरानी मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके नया वाले चीज को एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो जो काम इसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, अगर हम इसमें कुछ कांस्टेंट ढूंढ ले तो वही काम इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा था वो इसमें करेगा, और वो फाइनली हमें कांस्टेंट मिल गया। अब जैसे ही कांस्टेंट मिला हमने पूरी की पूरी मैकेनिक्स को डेवलप कर दिया। ये थीटा को हमने एंगल कहा, और जब हम इसकी एनालिसिस करने लगे इस तरीके की मोशन को तो हमने इसका नाम दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेप दिया और क्या यार, कॉपी कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और हमारा ये मुहिम किस बेसिस पे चल रहा है कि पुराने चीजों का इस्तेमाल करके हम नई मैकेनिक्स डेवलप कर रहे हैं, नई तरीके की साइंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसके बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया इसमें हमने थीटा ढूंढा जो कांस्टेंट था, और उसकी वैल्यू क्या थी? L अपॉन आर। एल क्या था? आर्क लेंथ, और आर क्या था? रेडियस। और भैया ये जो मोशन था, जो नई तरीके की चलने वाली चीज थी, इसको हमने नाम दिया सर्कुलर मोशन। तो ये था लीनियर मोशन, ये वाली जो चीज पार्टिकुलर कहलाई सर्कुलर मोशन। यहां तक की बात क्लियर? हम धीरे धीरे इन चीजों पे पहुंचेंगे। तो भैया थीटा क्या था? L अपॉन आर। एल क्या था? आर्क लेंथ। गॉट इट? अब जैसे कि हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब बदलेगी तो उसको हम क्या कह देंगे? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदलेगी तो उसको हम क्या कह देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। यानी जब थीटा टाइम के साथ बदलेगी तो इसको हम कह देंगे एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, लेकिन हम ओमेगा को प्योरली नए तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पुरानी चीजों का सहारा लेकर के नई चीजें डेवलप करनी है। तो एक बात करना गौर पे कि थीटा बदलेगा कैसे।
किसी एक पॉइंट पे गौर करो, मान लो बी पॉइंट पे गौर करते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट के लिए रेडियस हमेशा फिक्स रहेगा, अगर ये गोल गोल सर्कुलर में घूम रहा है तो चेंज क्या हो सकता है समय के साथ। मान लो कि इसने एक सेकंड में L1 दूरी तय की, अगले सेकंड में वो मान लो कि L1 से ज्यादा दूरी तय कर लेता है, ठीक है। रेडियस फिक्स रहेगा, बदलेगा क्या, L1। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हमने कहा कि थीटा के बदलने का रेट समय के साथ, वो कैसे बदलेगा भैया, जब L में चेंज आएंगे, क्योंकि R तो कांस्टेंट है। तो भैया R जब कांस्टेंट है तो R को हमने बाहर रख दिया और L में बदलाव लाया समय के साथ। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर हुई। अब भैया L क्या है? L तो है ये वाला आर्क लेंथ, यहां पे गौर करो, ये आर्क लेंथ है L। लेकिन अगर हम इसको बहुत छोटा सा ले लें तो भैया L जो है वो सीधी रेखा में आ जाएगा और इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, यानी कि v। तो ओमेगा बराबर आ गया v अपॉन r, इसीलिए हम रिलेशन डेवलप करते हैं v बराबर r ओमेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो हमने ओमेगा को एक्सप्लेन कर दिया, ओमेगा को एक्सप्लेन कर दिया v अपॉन r से। v क्या है, लीनियर टर्म, जो कि हमने इतिहास में पढ़ रखा था। r क्या है, लीनियर टर्म। समझ में आई? तो लीनियर टर्म और लीनियर टर्म का इस्तेमाल करके हमने एक ऐसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो यह तरीका था कि पुरानी चीजों को इस्तेमाल करके हमने नई चीजों को समझना चालू कर दिया। इतनी बात क्लियर? हाँ मास्टर क्लियर। अब थोड़ा सा और गौर करते हैं बच्चा, ये वेलोसिटी कौन सा है? हमने इस छोटा सा L लिया जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है, गॉट इट। अब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है उसी तरफ वेलोसिटी होती है। तो मान लो कि इसको बहुत छोटा लेते हैं, ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन ये और छोटा है, डॉट की तरह है। तो वेलोसिटी किधर होगी, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इधर v ले लिया हमने, गॉट इट। अब थोड़े दूर आगे जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट ये वाली हो गई, तो v की डायरेक्शन इधर चेंज हो गई, तो v ये हो गया। अब थोड़े दूर जाने के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट ये ले लिया, तो v की डायरेक्शन ये हो गई। और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की हम वेलोसिटी को एनालाइज कर रहे थे, तो हमने एक खास तरीके का पैटर्न देखा कि ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मिलके तो सर्कल बना रहा है, और हर पॉइंट पे जो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल रही है हमें, वो टेंजेंशियल मिल रही है इस पूरे सर्कुलर पाथ के, गॉट इट। तो हमने जो v इक्वल टू आर ओमेगा एक्सप्लेन किया, उसमें जो v दिया उसे हमने कह दिया vt, यानी v टेंजेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आ गई। अब इस v टेंजेंशियल को याद रखना ये क्या है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करेंगे, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत करीब है हम तीनों चीजों के समझने के। अब देखो वेलोसिटी अगर 2 मीटर प्रति सेकंड है, लीनियर की बात कर रहा हूं, वीटी की हमेशा यूनिट लीनियर वाली है, इसमें कोई भी सर्कुलर टर्म नहीं आया। वीटी टेंजेंशियल 2 मीटर प्रति सेकंड, आगे भी गई तो मात्र डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रही। तो अब मुझे बताना, क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, हां या ना? आंसर इज नो, हर जगह 2 मीटर प्रति सेकंड है, नो। लेकिन क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है? यस, डायरेक्शन इज चेंजिंग। अब इन दो बातों को इस्तेमाल करके हम पूरी की पूरी टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आ जाते हैं भैया। मान लो कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा याद करते हैं, किसी चीज को फायर किया तो वैसे जाकर के गिर जाता है, और हम क्या कहते हैं कि इस डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन इसके पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है ये चेंज करती रहती है। क्या ये आपको पता है? हाँ, यानी कि वेलोसिटी के बदलने के लिए एक्सेलरेशन का लगना बहुत जरूरी है। इतनी बात डाइजेस्ट हुई? हाँ हो गई। तो अब भैया जब ये लीनियर वेलोसिटी जो टेंजेंशियल लग रही है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख के उसके डायरेक्शन को जब हम चेंज कर रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? हाँ या ना में बस जवाब देना। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड बदलेगी तो भी कहेंगे वेलोसिटी बदला, डायरेक्शन बदलेगी तो भी कहेंगे वेलोसिटी बदला। और वेलोसिटी जैसे ही बदला वैसे ही एक नया बच्चा पैदा हुआ जिसे हमने कहा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है यहां पे, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। और डायरेक्शन किधर बदल रहा है? डायरेक्शन हमेशा ऐसे 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 टक 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 होते हुए ऐसे बदलते जा रहा है। तो भैया जब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है,
मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे ही हमारे मन में एक ख्याल आएगा कि एक बच्चा पैदा होगा जिसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, और जैसे ही एक्सेलरेशन कहीं पे लगेगा वहां पे एक और बच्चा पैदा होगा जिसे हम कहेंगे फोर्स, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि बिना फोर्स के लगाए आप किसी के रेस्ट और मोशन की स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते। तो यहां पे मोशन की स्थिति जो कि वेलोसिटी है उसके दिशा में बदलाव आ रहा है, यानी कि इस पे किसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि इसके डायरेक्शन को बदल रहा है, और उसी एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स जन्म ले रहा है जो कि v को डायरेक्शन चेंज करने में मदद कर रहा है। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई चीज इधर जा रही है, इसे थोड़ा सा इधर मोड़ना है, तो उस पर किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? उस पर इधर से धक्का देकर के इसको थोड़ा सा इधर घुमा देना पड़ेगा, यानी कि इसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही फोर्स आया तो इसको कह सकते हैं कि इसको अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन जन्म ले लेगा। गॉट इट? यानी कि हमें इस एनालिसिस से पता चल रहा है कि v जब इस तरफ जा रहा था तो इस पे अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन था, तभी तो इधर की तरफ फोर्स जनरेट होगा। उसने वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदला। हम दो हिस्सों में वेलोसिटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा, डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन के बदलने की कारण को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्शन किसकी वजह से बदला? तो हमें यह पता है कि डायरेक्शन बिना एक्सेलरेशन के नहीं बदल सकता, तो डायरेक्शन को बदल रहा है तो एक्सेलरेशन होगा भैया। जो बेटा है तो बाप होगा, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन बदलने वाला बेटा है तो कोई पापा होंगे जो एक्सेलरेशन होंगे, जो इसको उत्पन्न कर रहा होगा। और भैया अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन जो इसको उत्पन्न कर रहा है उसका नाम दिया हमने एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले ये टर्म समझा हमने, एसी। ये कौन सा टर्म है? ये लीनियर टर्म है, याद रखना, लीनियर, सीधी रेखा वाला, कि भैया वेलोसिटी को हमें बदलना है तो अंदर की तरफ एसी आ रहा है। अब एसी और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा पाथ मिल जा रहा है जो कि सर्कल में है, तो उसे हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। लेकिन अभी तो हमारी मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि एक एसी लग रहा है अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल रहा है। गॉट इट? क्लियर इतनी बात? हाँ। अब मान लो कल को ये होता है बच्चा, ये 2 मीटर प्रति सेकंड था, ये 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, बदलने लगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने में कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी बदल रही है। तो हमने भैया नाम दिया कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये है। मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लीनियर वाली काम कर रही है, इसको मान लो इंक्रीज करना है तो इसी के डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन लगाना होगा, और इसको मान लो डिक्रीज करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन लगाना होगा। लेकिन जो दोनों एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट के टेंजेंशियल है जो कि सर्कल पे लाई करता है। तो इसलिए वो वाला एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को बढ़ा घटा रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, उसमें जो एक्सेलरेशन काम आ रहा है उसे हमने कहा एटी। क्यों कहा? क्योंकि टेंजेंशियल काम कर रहा है। और ये सारे फसाद का जड़ क्या है? कि वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदलने के लिए या तो मैग्नीट्यूड बदले या तो डायरेक्शन बदले, और दोनों को हमने अलग अलग देखना चालू किया। डायरेक्शन को बदलने वाले एक्सेलरेशन को हमने नाम दे दिया एसी, कि ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन को बदलने के लिए, और वेलोसिटी को बदलने वाले जो मैग्नीट्यूड है उसको बदलने वाले एक्सेलरेशन का नाम दे दिया हमने एटी, क्योंकि ये हमेशा टेंजेंशियल लग रहा था। गॉट इट? अब एक बात मुझे गौर करके बताओ कि अगर एसी नहीं लग रही और सिर्फ एटी लग रहा है तो ये क्या सर्कुलर पाथ लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है अंदर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन वो है ही नहीं, तो ये पार्टिकल सीधा चला जाएगा। गॉट इट? तो बिना एसी के क्या सर्कुलर पाथ ये वेलोसिटी ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, और डायरेक्शन चेंज करने वाला एसी कंपोनेंट है ही नहीं, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्या अब बताओ कि एसी एसी लग रहा है लेकिन वीटी ये एटी नहीं लग रहा, तो क्या सर्कुलर मोशन ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा, कांस्टेंट वी रहेगा, लेकिन कांस्टेंट वी के साथ ये गोल 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 घूमता रहेगा। तो एक सवाल बहुत अच्छा जेईई मेंस में एक बार पूछा गया था कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या होना नेसेसरी है, मस्ट है, तो वो है एसी। एटी के बिना भी सर्कुलर मोशन हो सकता है। अब इन सारी चीजों के मैथमेटिक्स को हमने सर्कुलर मोशन में लगाया, और पुरानी चीज का इस्तेमाल करते हुए हमने इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया। ये एटी है, ये कौन सा टर्म है? लीनियर टर्म उठाया, लीनियर मोशन से उठाया गया, क्योंकि वेलोसिटी सीधी रेखा में मानी गई है। ये एसी लीनियर मोशन से उठाया गया है, वेलोसिटी सीधी रेखा में जा रही थी, इधर की तरफ फोर्स लगाया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल में हमने लीनियर मोशन को लगाया और देखा कि पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन हो रहा है। और एसी और एटी को मिला करके हमने पूरा सर्कुलर मोशन डेवलप कर दिया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है भैया? एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चा कि ओमेगा किस तरीके से
समय के साथ बदलता है। इस पर भी गौर करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम अल्फा कहते हैं वो क्या है। तो भैया ओमेगा कैसे समय के साथ बदलेगा उसको जो टर्म बताएगी उसे हम कहेंगे अल्फा। और ओमेगा किसे कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस तरीके से समय के साथ बदलेगा उसे हम कहते हैं ओमेगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे। समझ में आई बात? तो इंटरनली हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं लीनियर टर्म का इस्तेमाल करके। कैसे करते हैं कि ओमेगा भैया है आर या वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, डी अपॉन डी टी लिख दिया। अब आर तो कांस्टेंट है, आर नहीं बदलेगा, लेकिन वी बदलेगा। वी बदल रहा है, इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया एसी और एटी के माध्यम से। तो वी तो बदल रहा है। अब वी को बदल रहा है मतलब कि ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है आर अल्फा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जो था उसको भी हमने दो पुराने टर्म का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन कर लिया, जो कि था आर रेडियस अल्फा एंगुलर वाली चीज है, आर रेडियस लीनियर टर्म और एक्सेलरेशन लीनियर टर्म। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है इसको बताओ। अंदर अंदर खाने में देखते चलते हैं कि ये ए आया कहां से। ओमेगा था वी अपॉन आर, वी कौन सा था? वी टेंजेंशियल। कौन सा वाला वी? ये वाला वी, ये वाला वी जो टेंजेंट की तरफ लग रहा था। और वी टेंजेंशियल चेंज कब होगा? जब ए टी लगेगा। एसी लगे या ना लगे, एटी जब लगेगा तो वी टेंजेंशियल में बदलाव आएगा। इतनी बात क्लियर? तो जब ए टेंजेंशियल यहां लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वी टेंजेंशियल में बदलाव आ रहा है। तो यहां पे वी टेंजेंशियल में बदलाव का कारण क्या हो गया? एटी। तो यहां पे भी हम लिखते हैं एटी, और एटी तो प्योरली लीनियर टर्म है, रेडियस भी प्योरली लीनियर टर्म है। और इससे हमने एक एंगुलर टर्म को एक्सप्लेन कर दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये थी इसकी फिजिक्स कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। ओमेगा में समय के साथ बदलाव आता है तो हमारा एक नया बच्चा पैदा होता है जिसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ओमेगा में कैसे बदलाव आता है? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्योरली किस पे डिपेंड करता है? इतिहास के टर्म लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे। तो ओमेगा का डिपेंड करना लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे और ओमेगा पे डिपेंड करना एंगुलर एक्सेलरेशन का। ये तीनों रिश्तों को हमने जब जोड़ा तो हमें मिला क्या कि अल्फा जो है वो लीनियर दोनों टर्म से इस्तेमाल हो रहा है। और हमने अपनी इज्जत बचा ली कि हमने जो एक्सप्लेन किया था पीछे उसी का इस्तेमाल करके हमने इस मैकेनिक्स को भी समझ लिया। ठीक है? तुमसे कभी कोई सवाल पूछा जाए कि क्या सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या सर्कुलर मोशन बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वी चेंज नहीं करेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन होने के लिए वी का डायरेक्शन चेंज करना मस्ट है। और वी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स लगाना होगा जिससे कि वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन वाइज। और फोर्स जैसे ही पैदा हुआ यानी कि एक्सेलरेशन लग रहा है अंदर की तरफ, और उस एक्सेलरेशन का नाम दिया हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो भैया हमने डायरेक्टली वेलोसिटी को एक ही एक्सेलरेशन से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर दिया? ये दो दो नए नए टर्म क्यों लाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या था? जिद पे अड़े थे हम कि पुरानी चीजों का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि सीधी रेखा में चलने वाली चीज का ही इस्तेमाल करना है। तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन वाला हमें उठाना था, एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन वाला उठाना था। इन दोनों को अलग अलग जब हम पढ़ते, प्रोजेक्टाइल भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना बच्चा, कि हमें ये कर्व मोशन मिल रहा है तो एक को इस डायरेक्शन में एनालाइज करते हैं, एक को इस डायरेक्शन में एनालाइज करते हैं। इसकी भी जो स्टडी है ना वो जिद पे अड़ी है कि हम पुरानी लीनियर चीजों का ही इस्तेमाल करके इसको भी समझेंगे। तो हमने इसी जिद को पकड़ करके इस सर्कुलर मोशन को भी एक्सप्लेन करना चाहा, इसीलिए हमें दोनों एक्सेलरेशन को अलग अलग लेना पड़ा। ठीक है? और अलग अलग लेकर के हमने सर्कुलर मोशन जो एंगुलर चीजें आ रही थी उसकी सारी की सारी मैकेनिक्स डेवलप कर ली। इसका मैथमेटिक्स में तुम जाने की कोशिश नहीं करना, लास्ट में 3 बातें बोलूंगा। पहली बात कि हमने मैकेनिक्स पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट बना के एक नए तरीके से चलने की हमने विधि ढूंढी, उसमें कुछ कांस्टेंट का हमें खोज था। कांस्टेंट मिला एक रेशियो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का, जिसे हमने नाम दिया एंगल थीटा। उसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा, वो हर पॉइंट के लिए सेम था। तो अगर हम किसी एक पॉइंट के एनालिसिस करते हैं तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल दे सकते हैं। और जैसे ही हमें ये कांस्टेंट मिला हमने इसी का कॉपी पेस्ट करना चाहा और ये मैकेनिक्स डेवलप कर ली, जिसमें हमें नए नए टर्म्स मिलते गए। एक मिला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक मिला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक मिला एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? और एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिश्ता था ये, तो हमने ये फाइंड कर लिया। और इसके बाद हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, हम सारी चीजें समझ गए। और इसके बाद हम पूरी की पूरी मैथमेटिक्स अब जान सकते हैं, जिसको मैं नहीं बताना चाहता। तुम जानते होगे, मुझसे बेहतर जानते होगे। ठीक है? क्योंकि मैथमेटिक्स तो तुम बचपन से ही पढ़ते आए। ये था हमारा फिजिक्स। अगर इसमें भी क्लैरिटी नहीं आई होगी तो शायद मैं समझाने में कैपेबल नहीं हूं तुम्हें। ठीक है? और कोई तुम्हें अगर डाउट मिले तो आप बिल्कुल खुल करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना, अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स, जनरेटर, रेक्टिफायर,
ये सारी चीजें तुम्हें बताए गए हैं कि ये सारी चीजें पूछनी होती है, तो तुम पूछते हो ये सब। जबकि असली सवाल होते हैं कि ये दुनिया काम कैसे करती है, ये पेड़ हरा क्यों दिख रहा है, ये चिड़िया उड़ क्यों रही है। ये सारे ओरिजिनल सवाल है, और बेसिक सवाल में जब सोचोगे तुम गहराई में जाओगे और तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, और आईआईटीज तुम्हें कभी भी लपेट नहीं पाएगा।